यहाँ तक कि रुधिर कंठ से भी सुना है। उस महान व्यक्तित्व को बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर योगंबर सिंह बटवा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर योगंबर सिंह महोदय। बहती है शांत के पास हिमंत कवि चंद्रपाल हिमालय की आसमान की 102वीं जयंती एवं 74वीं पुण्यतिथि के पूर्व दिवस पर आज हम चंद्रपाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस नवनिर्मित सभागार में हम सब एकत्रित हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में बद्रीनाथ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र भट्ट इस विद्यालय के मैंने बहुत अनुभवी प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी, यहाँ के प्राध्यापकगण, अध्यापकगण, गैर शिक्षण कर्मचारी, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों एवं इस क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक और बहुत अनुभवी लोग हमारे कंट्राक्ट से आए हुए इंटर कॉलेज से श्री गोविंद सिंह तोपाल जी हैं, हमारे देहरादून से आए हुए देवेंद्र सिंह नेगी जी हैं, ऐसे कई लोग हैं। इस नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद पंत जी। मैं इन सब बातों में ज़्यादा समय न लेकर के मैं सीधे अपनी मुद्दा बात पर आता हूँ कि 2004 में मैं तिवारी पर बैठा हुआ था और मैं उनका चिकित्सक था, तिवारी जी का। उनकी आँखों में सिंजिंग करता था, उनकी आँखों में बीमारी थी, मैं सिंजिंग करता था। तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे तो तिवारी से बोल पड़े कि भैया बटवा जी तो साहित्यकार है, इनसे कुछ सुनिए आप। तो तिवारी से महान करके उनको मुझसे क्या सुनते, मैं उनको क्या सुना था। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठे हुए थे। तो तिवारी जी कहने लगे कुछ सुना दीजिए जो आपको उचित लगता है। तो मैंने कहा माननीय ऐसा है इस साल मेघलाओं से गिरी हुई नगरी में आप जहाँ बैठे हैं उस पर चंद्रपाल ने कविता लिखी हुई है। हे साल मेघली किस गिरी से तुम यह रूप लिए निखरी, दुर्वादल श्यामल तरुण यह छाया वह कुंज निराला, कपित नयनों में सुधा भरी, घाटी में यह फलता है लावण्य तुम्हारा, है बहुत दूर सहस्र धारा का जल, अब ही बिताओ तो भारी। तिवारी जी को मैंने ये भी बताया कि मैंने आपसे 6 साल पूर्व चंद्रपाल बटवाल इलाहाबाद में आपसे 6 साल पूर्व पढ़ चुके हैं। आप तो सन 42 में गए थे, लेकिन चंद्रपाल बटवाल 1937 से 1939 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ चुके हैं। तो हॉल के 85 नंबर कमरे में हॉस्टल में रहते थे और वो वहाँ पढ़ चुके हैं और वो वहीं से रचनाएँ करते थे और तभी वो रचनाएँ करते थे। तो तिवारी जी ने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा नागनाथ विद्यालय का नाम उनके नाम पर कर दीजिए। बोले अर्जी है। मैंने कहा ये है। तिवारी जी ने तुरंत उसमें आदेश दिया और चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया मेरे सामने कि बटवा जी को दौड़ाना मत, इनको बहुत व्यस्त कर दें, इनको जीवो पकड़ा देना। तो वहाँ साहब मुझे चीफ सेक्रेटरी रामचंद्रन जी ने बुलाया। मैं तिवारी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, उन्होंने पहले चाय बनाए, फिर बैठा कि पंडित जी आपको बहुत मानते हैं। मैं कहा उनकी कृपा है, महानता है, बोलिए आपका जियो है। फिर मैंने जियो लिया, फिर मैंने एक अर्जी और लगा दी। मैं कहा विद्यालय में मुझे मूर्ति लगाने पर परमिशन दी जाए। तिवारी जी ने तुरंत एजुकेशन विभाग का परमिशन भी मुझे मिल गई और 2008 में हमने मूर्ति लगाने थी, तिवारी जी को लगाना था। क्यों क्या हुआ, तिवारी जी आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन गए। मैंने उनको कहा मैं कहा मेरा काम कैसे होगा, मैं आंध्र प्रदेश से आऊँगा, बाहर जाऊँगा पोखरी नागना। मैंने कहा ठीक है। कुछ समय ऐसा है तिवारी जी नहीं आ पाए और काम लेट हो रहा था। तो मैंने उठा गढ़वाल विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर SMS रावत और कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर LS बटोई को यहाँ बुलाया। सब यहाँ ठहरे और यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ 2008 जून के महीने में। और वो मूर्ति 8 तारीख के लिए वो महान कलाकार, दुनिया के 5 महान कलाकार हुए हैं। सुधींद्र खस्तगी, राम किंकर और तासिंह पवार, ये दुनिया के 5 महान कलाकार हुए जो शांति निकेतन से पढ़े थे। उनकी बनाई हुई मूर्ति थी पवार जी, वो यहाँ पर पहली मूर्ति लगाई थी। उन्हीं पवार जी का बेटा आज शांति निकेतन प्रो वाइस चांसलर है, वो भी कलाकार है। उन्हीं पवार जी की बेटी आज अमेरिका में व्हाइट हाउस के अल्पना डिजाइनर है। जब भारतीय वहाँ जाते हैं तो व्हाइट हाउस से अल्पना डिजाइनिंग पवार जी की बेटी करते हैं वहाँ। ये सब इतने महान योगदान था। तो उसके बाद
हमने यहाँ मूर्ति स्थापना करी, नामांकन हो गया था, तो हम यहाँ चलता रहा प्रोग्राम। संयोग से ये हुआ कि हम चंद्र कुमार बटवाल का मैं बहुत पहले से ही प्रोग्राम मैंने संस्था बनाई, और जब मैं आगरा में था मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने आगरा सेंट्रल लाइब्रेरी में चंद्र कुमार बटवाल स्टडी सर्कल की स्थापना करी, और उसमें वहाँ के जितने पाठक थे सब चंद्र कुमार बटवाल के ऊपर कविताओं का एक्सचेंज करते थे, विचार विनिमय करते थे। तो ये दौर चलता रहा। उसके उस समय चंद्र कुमार अध्ययन में उतर गया, वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी मुझे पहली बार चंद्र कुमार किताबें पढ़ने को मिली। मुझे अपने गाँव में नहीं मिली, अपने घर में नहीं मिली, मुझे सेंट्रल लाइब्रेरी आगरा की किताब मिली। फिर ये किताब मुझे दरभंगा में मिली, और फिर बाद में जब समूह साहब से मेरे परिचय हुआ, तो समूह साहब ने मुझे बहुत सारे साहित्य चंद्र कुमार का दिया, और मैंने उनका अध्ययन किया। विराट है, नंदिनी है, मानस मंदाकिनी है, ये सब उन्होंने दिया। और ये सहयोग से हमारे साथ ही रहा। हम सब आज ऋणी हैं दो आदमियों के, कि आज कभी चंद्र कुमार बटवाल जिंदा है तो दो आदमियों को कैसे चिंता है। एक तो थे भक्त दर्शन, जिन्होंने 1937 से 50 तक लगातार चंद्र कुमार की कविताएं कर्मभूमि में प्रकाशित की। और वो दिन थे जब आज़ादी का मूवमेंट था, और भक्ति जी पहले पेज में नेहरू का फोटो होता था, तो बगल में चंद्र कुमार बटवाल की कविता होती थी। और चंद्र कुमार बटवाल की कविता हिमालय के सौंदर्य पर होती थी, अलकनंदा पर होती थी, नागनाथ पर होती थी, प्रयागराज पर होती थी। लेकिन चंद्र कुमार बटवाल ने उपनिवेशवाद के खिलाफ कविताएं लिखी, साम्राज्यवाद के खिलाफ कविताएं लिखी, पूंजीवाद के खिलाफ कविताएं लिखी, और जो हमारे महान में बीमारी है दलित शोषण का, दलित शोषण के खिलाफ उन्होंने कविताएं लिखी है। इससे बड़ा आपको क्रांतिकारी क्या चाहिए आपको? आपके पहाड़ में दलित विमर्श उन्होंने कविता लिखी, आज से 70 साल पहले कविताएं लिखी उन्होंने सारे सामंतवादों में कविताएं लिख दी उन्होंने। तो उपनिवेशवाद में कविता लिखी। आज जो है भीड़ द्वारा हिंसा हो रही है, उसको मान्यता भी मिल रही है, लेकिन चंद्र कुमार ने सन 41 में कविता लिख दी, अपने घर में लिख चुकरो निगरों का बाहर पहुंचा तंत्र की जाए बोलो। उन्हें अमेरिका के खिलाफ कविता लिख दी, उन्हें लॉर्ड लिथिको के खिलाफ कविता लिख दी, उन्हें चर्चिल के खिलाफ कविता लिख दी। और यही नहीं, उन्हें साम्राज्यवाद का विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने गांधी पर कविता लिखी है, उन्होंने बुद्ध पर कविता लिखी है, उन्होंने कबीर पर कविता लिखी है। और बुद्ध पर कविता लिखी, वो सारनाथ खुद गए थे, और सारनाथ गए थे उस समय जयशंकर प्रसाद वहाँ बीमार थे, तो उनको देखने गए, और निराला साथ में थे, और चंद्र कुमार बटवाल जब लड़के थे, तो चंद्र कुमार वैज्ञानिक सोच के थे। चंद्र कुमार बटवाल खाली कवि नहीं थे, वो वैज्ञानिक सोच के कवि भी थे। जब निराला बीमार थे, तो निराला अस्वस्थ रहे थे, बिस्तर पर लेटे हुए थे, तो उनको प्लूरसी थी। तो चंद्र कुमार बटवाल ने हंसते मजाक से कहा, अरे श्वेत शालिग्राम का भक्षण करो, ठीक हो जाओगे। अब देखिए, आप समझ सकते हैं, आज अंडा सब खा रहे हैं, लेकिन चंद्र कुमार ने साहित्यिक लहजे में बोल दिया, अरे श्वेत शालिग्राम का भक्षण करो, ठीक हो जाओगे। रिच प्रोटीन थी, रिच डाइट थी, वो उसमें शाकाहारी लोग खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन चंद्र कुमार ने ये बात वहाँ भी बोल दी। ये सब चंद्र कुमार का रहा। और चंद्र कुमार बचपन से ही मेधावी थे। उन्हें 2.5 वर्ष की उम्र में संस्कृत का एक चित्र बना रखा है। वो चित्र मैंने चंद्र कुमार बटवाल जीवन दर्शन किताब में मैंने देखा है। जो आदमी 2.5 वर्ष की उम्र में संस्कृत का चित्र बना सकता है, 3 वर्ष में वो पढ़ना लिखना शुरू कर चुका था, और 11वें वर्ष में जब 8वीं पास कर दिया था नागनाथ से, तो ऐसे असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति चाहिए। और जब उन्होंने मिडिल उनके, ये भी आप हमारे यहाँ के लोगों के गौरव की बात है कि 28 वर्ष 24 दिन के जीवन में चंद्र कुमार बटवाल के 12 वर्ष यही बीते हुए हैं नागनाथ में। उनके बाद प्रहलाद अध्यापक थे, वो प्रहलाद रहे, चंद्र कुमार उन्हीं के साथ रहे। अभी जो करियर बकता उसको थोड़ा करेक्शन कर लें। चंद्र कुमार की प्राथमिक शिक्षा घर पर के पिताजी ने करी। 4वीं में पढ़ने के लिए वो गुलाम माना गए। 4वीं प्राइमरी 4वीं का होता था, तब मिडिल 5, 6, 7 का होता था। तो 5, 6, 7 उन्होंने नागनाथ से किया। और चंद्र कुमार के 3 अध्यापक थे, 3 अध्यापक थे जिनका मैंने अपनी किताब में जिक्र कर दिया है। वो उसमें एक तो भोपाल सिंह बटवाल थे उनके अध्यापक, एक सुरेंद्र सिंह बटवाल थे, एक बच्चेराम पुरोहित थे, वो पाली गाँव में थे, वो उनके अध्यापक थे। तो चंद्र कुमार के अध्यापकों की लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने चंद्र कुमार के ऊपर जो परिचय आदमी किताबों तो उन्होंने सबका ब्यौरा दे दिया है। अब ये यहाँ रही बात, चंद्र कुमार ने पौड़ी से किया, 4 साल अपने जीवन में पौड़ी में रहे। मैंने उसमें लिखा हुआ है कि चंद्र कुमार बटवाल के प्रवास के 4 साल पौड़ी में, 2 साल इलाहाबाद में,
और एक चीज़ और सब लोगों को समझने की होती है, प्राध्यापक लोग जो हैं ज़्यादा आप ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। चंद्रकुमार बटवाल ने 39 में BA किया तो उसके बाद स्वास्थ्य खराब होने लग गया था। उन्होंने इलाहाबाद के लोकल चिकित्सालय में इलाज किया। उसके बाद जो है BA करने के बाद वो घर आ गए और अस्वस्थ रहे। तो 39 और 40 में वो गाँव में रहे, 1 साल गाँव में रहे। फिर 40 में दोबारा वो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास से एनिमल में एडमिशन लिया। क्योंकि उससे पहले 39 में क्या हुआ था, हरद्वाई लाल श्रीवास्तव ने एक नुमाइश लगाई थी मध्यकालीन भारत के इतिहास की। उसमें उन्होंने मोहनजोदड़ो की वर्णन किया था। तो चंद्रकुमार उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने देखा कि हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास गौरव में था। उन्होंने अब हिंदी को छोड़ो, अब भारतीय इतिहास को पढ़ो। उन्होंने निर्णय कर दिया। वो निर्णय नहीं कर लेते थे, हायर तक वो साइंस से भी जाते थे। इंटर में आके उन्होंने कह दिया कि साइंस के जाते होते मैं कविताएँ नहीं रच पाऊँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं हुआ। तो उन्होंने आर्ट साइंस ज्वाइन कर ली। इंटर में आर्ट साइंस से पढ़ लिया, BA उन्होंने वो पढ़ा। उसके बाद जो है MA करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय गए। लखनऊ विश्वविद्यालय में जुलाई में गए और मार्च में उनका स्वास्थ्य बहुत तेज़ी से गिर गया। तो भवानी सेंटर में चले गए। भवानी सेंटर में 6 महीने आने के बाद फिर अगस्त में आ गए। तो उन्होंने अगस्त में कॉलेज की वहाँ स्थापना करी सन 42 में। जब 45 में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए वो, तब वो अपने गाँव आ गए और अपने सहपाठी बुद्धि बल को वहाँ का प्रधानाचार्य बनाया और विद्यालय उनको सौंप दिया उन्होंने। लेकिन चंद्रकुमार जो अगस्त में इंटर कॉलेज है वो चंद्रकुमार बटवाल की तपस्या का फल है। उन्होंने इस दौरान 8 वर्ष 6 रोग से लड़ते लड़ते उन्होंने कविताएँ रची हैं और उनकी कविताएँ माधुरी, चांद, सरस्वती में लगातार छपी हैं। सरस्वती में भी कई अंक छपे हुए हैं और वो भी आज़ादी से पहले छपे हुए हैं। चांद में छपे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात चंद्रकुमार के जीवन की जो लोगों को पता नहीं वो ये है कि चंद्रकुमार ने हर विधा को स्पर्श किया है। छायावाद को स्पर्श किया, प्रगतिवाद को स्पर्श किया है, तो किसी बात से वो बंधे नहीं रहे। उन्होंने स्पर्श कर दिया अपने चलते गए। उसमें साफ लिखा हुआ है, मिले मुझ में सरिताएं अपनी अपनी, लेकिन धाराएं हो अपनी अपनी। मैं किसी धारा से नहीं बन रहा हूँ, मैं धाराओं को स्पर्श कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ये उनका विचार था। सन 36 में जब देहरादून में वो पढ़ते थे, इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे, तो लखनऊ में जो पश्चिम की बोल्शेविक क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति का पहला प्रभाव भारत पर बहुत पड़ा। भारत के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा, भारत के साहित्यिक जीवन पर प्रभाव पड़ा और भारतीय साहित्यिक जीवन में प्रगतिवाद की नई धारा उभर के आई और साहित्यिक और राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ा। हमारा जैसा फ्रीडम मूवमेंट जो है वो पश्चिम से लोगों ने सीखा कि आज़ादी कोई चीज़ होती है। तो ये था तो लखनऊ में पहला प्रगतिशील लेखक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने करी। उसमें महात्मा गांधी आए थे मुख्य अतिथि, उसमें जवाहरलाल नेहरू आए थे, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर आए थे और चंद्रकुमार बटवाल और राहुल सांकृत्यायन देहरादून से उस सम्मेलन में बुलाए गए थे। और चंद्रकुमार जब मात्र 16-17 साल के लड़के थे तो अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में शामिल हुए थे। उसके बहुत सालों बाद चंद्रकुमार बटवाल जब मसूरी गए थे, राहुल जी मसूरी में रहते थे, राहुल सांकृत्यायन, उनका बहुत बड़ा कार्यकाल मसूरी में राहुल जी का। तो राहुल जी एकमात्र व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में ऐसे हुए जो उत्तराखंडी तो नहीं है, वो आजमगढ़ जिले के मऊरात भंजन के पास के गांव के रहने वाले हैं। मैं उनके गांव में गया हूँ, राहुल जी के गांव में। तो राहुल जी ने उत्तराखंड पर जितना लिखा है, जितना बेहतरीन लिखा है, उसका हमारा कोई उत्तराखंड में नहीं लिख पाया आज तक। ये मैं सफेद बोलता हूँ। उन्होंने हिमालय परिचय फर्स्ट वॉल्यूम, हिमालय परिचय सेकंड वॉल्यूम, हिमालय परिचय थर्ड वॉल्यूम लिखा उन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली पर लिखा। उन्होंने कई चीज़ें हमारे विषय की लिखी हुई उन्होंने यहाँ का भ्रमण भी बहुत किया। तो एक बार राहुल जी चंद्रकुमार कभी कैपिटल में नहीं जाया करते थे, तो राहुल जी ने बहुत कंपेल किया। उन्होंने कहा भाई तुम कविता एक बोली तो मंच पर, हमने मंच लगा रखा है और आपको बुला रहे हैं। तो उन्होंने पहली बार जिंदगी में काफल पाको कविता का मंचन किया सब मसूरी में। और काफल पाको कविता के मंचन के बाद राहुल जी ने जिंदगी भर चंद्रकुमार बटवाल ने कहा काफल पाको ही कहा। अब काफल पाको आ गए हैं, अब काफल पाको आ गए हैं। तो हम वो काफल पाको को पक्ष को ने अमर कर दिया है। वो एक कविता में लिखते हैं विद्यार्थी जीवन में, वो लिखते हैं, वो पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ रहे थे तो उनको रात में काफल पाको की आवाज़ आई, काफल पाको काफल पाको। तो वो कविता लिखते हैं, ये काफल पाको पक्षी तू गा रहा है, क्या हो गया है? क्या हमारे जंगलों में आग लग गई है? क्या तेरे पेड़ गिर गए हैं? क्या काफल के पेड़ झड़ गए हैं? तो ऐसा क्यों गा रहा है? ये उनकी कविता है काफल पाको, ये सब संवेदना है उनकी। तो उन्होंने काफल पाको में 4 कविताएँ लिखी हैं, हम उन सभी कविताओं को किताबों में दे रहे हैं। और उनके काफल पाको जो कविता है वो पहले 1946 में
वसुधारा पत्रिका इलाहाबाद से छपी है। पहले इलाहाबाद से वसुधारा पत्रिका छपी थी, उत्तराखंडी समाज की पत्रिका थी। तो ये इस प्रकार से चंद्रकुमार बटवाल ने लिखा, और ये वैसे है कि उन्हें छायावाद से भी संपर्क रहा, प्रगतिवाद से भी रहा, लेकिन वो देश की आज़ादी के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्हें आज़ादी के आंदोलन में जो भी आया उसका उन्होंने साथ दिया है। स्वयं उन्होंने 1946 में जब मृत्यु सैया पर थे उन्होंने चुनाव का प्रचार किया और कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर गहलोत का प्रचार किया उन्होंने। वो आज़ादी के दीवाने भी थे वो। तो उन्होंने ये सब, वो बहुआयामी व्यक्ति थे, वैश्विक दर्शन के कवि थे। वो हिमालय की गंगाओं को उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने उपनिवेशवाद का भी बहुत वो किया है। और मैं कह रहा हूँ आज तो भीड़ वाला हिंसा का आम प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन जब अमेरिका में हिगरों को सड़क पर मारा जाता था, निगरों को मारा जाता था, तो चंद्रकुमार ने लिखा था, घर में लिंच करो निगरों का, बाहर प्रजातंत्र की जय बोलो। ये कहाँ का न्याय है? दुनिया में तुम प्रजातंत्र का झंडोला पीटो और घर में निगरों को मारो। ये सब उस व्यक्ति ने उस वक्त लिख दिया है। अब हमारे जहाँ तक प्रश्न की बात है, उन्होंने भोजिया कुत्ता पर कविता लिखी है, चिड़िया पर कविता लिखी है, चींटी पर कविता लिखी है, तो उन्होंने अलकनंदा मंदाकिनी सभी पर कविता लिखी है। ये सब जो भी इसमें आया उन्हें सभी के पर कविता लिखी है। बहुत जल्दी एक बार लखनऊ में उसमें वो पढ़ते थे कि 4 विद्यार्थी एक साथ रहते थे साकेत निवास में, डाली में 9 मकान आज भी खड़ा है साकेत निवास। वहाँ ये 4 आदमी रहते थे, चंद्रकुमार बटवाल, शंभू प्रसाद बहुगुणा, प्रोफेसर जसवंत सिंह नेगी और एक और थे। ये 4 आदमी रहते थे। शंभू प्रसाद बहुगुणा तो गीता रामायण पढ़ते थे, जसवंत सिंह अथाह इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो पढ़ते नहीं थे। वो क्लास में जो सुन लिया वही इनको याद आता था। चंद्रकुमार बटवाल पढ़ने के टाइम पर पढ़ाई करना, बाकी कविताएं थे। तो उन्होंने उस जसवंत सिंह पर कविता लिखी उन्होंने कि जब हम पढ़ते हैं तोते की तरह तो जस्सू भाई खूब सराहते लेते हैं। उन्हें कविता वहाँ लिख दिए। और वही जसवंत सिंह ऐसे विद्यार्थी निकले चंद्रकुमार के सहपाठी कि चंद्रकुमार का प्रभाव उन पर पड़ गया। चंद्रकुमार जब कालिदास के बारे में बोलते थे तो जसवंत सिंह के दिमाग में कालिदास के प्रति बहुत आकर्षण पैदा हो गए। तो जसवंत सिंह ने उस समय गैर ब्राह्मण लड़के संस्कृत नहीं पढ़ते थे, तो जसवंत सिंह ने BA संस्कृत से किया और BA संस्कृत के बाद MA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किया और वही लेक्चरर लगे और वो अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के इतिहासकार हुए। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास पर बहुत कुछ लिखा हुआ है और वो चंद्रकुमार के सहपाठी थे। और अब बुद्धि पर परिणाम उन्होंने चंद्रकुमार से मिली है। और उसी परिणाम ये हुआ कि जसवंत सिंह नेगी 20 साल तक UPSC के बोर्ड के मेंबर रहे और किसी को पता नहीं था कि UPSC के मेंबर यही हैं, पेपर चेक वही करते थे। उनके रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार ने कांधार की बुद्ध प्रतिमा का अध्ययन करने के लिए उनको भेजा गया है। उन्होंने पूरी अपनी टीम के साथ गए, वो अपने यूनिवर्सिटी अपने शोध छात्रों के साथ गए, उन्हें कांधार की बुद्ध प्रतिमा का अध्ययन किया। वो रिपोर्ट वहीं से उन्होंने भेजी और यूनेस्को पत्रिका ने वो आर्टिकल धारावाहिक रूप से छापा है। तो ऐसे महान लोग इसी धरती हुए हैं। अभी मैं एक किताब और आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। उस किताब में मैंने यही लिखा हुआ है कि इस हमारे क्षेत्र में बुद्ध का बड़ा प्रभाव है। यहाँ बुद्ध पर लिखने वाले बहुत लोग हो गए हैं। यहाँ पर बुद्ध लोगों ने खंड काव्य लिख दिए हैं। बुद्ध पर सब अंतर्राष्ट्रीय लेखक जसवंत सिंह हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बौद्धिक प्रतिभाएं यहाँ पैदा हुई हैं। चंद्रकुमार सबसे अग्रणी है और चंद्रकुमार आज नहीं तो 50 साल बाद हिंदी साहित्य जगत चंद्रकुमार को ढूंढ में फिर लगेगा। और हम ये चाहते हैं ये नागनाथ विद्यालय ये केंद्र बिंदु बनेगा जहाँ चंद्रकुमार की कर्मश्री रहा है। आने वाले प्राचार्य जी से यही कहा था कि हमारे चंद्रकुमार साहित्य सब रीप्रिंट होकर आने वाला है। हम जैसे ही आएगा आपको सूचना दे देंगे। हम चाहते हैं उस अधिकांश साहित्य चंद्रकुमार बटवाल का काफ़ी मात्रा में इस विद्यालय की लाइब्रेरी में हो, ताकि दुनिया के लोग यहाँ आए तो हम भी यही बोलेंगे आप नागनाथ में जाके पढ़िए। आप जब नागनाथ में पढ़ेगा तो काफल का पेड़ भी देखेगा, वो नागनाथ भी देखेगा तो पढ़ेगा। तो इस प्रकार से चंद्रकुमार बटवाल ने एक बहुत ही धरोहर दिए। हम उनके ऋणी हैं हिंदी साहित्य के लिहाज से और उत्तराखंड के लिहाज से और अपने गढ़वाल के लिहाज से कि हम गढ़वाल के हमारे गढ़वाल के थे, हमारे उत्तराखंड के थे, हमारे हिंदी साहित्य के थे। और ये पंत चंद्रकुमार का जो तुलना समीक्षकों ने बाद में की है वो प्रसाद पंत निराला से की है। और हिंदी संस्थान के प्रोफेसर उमा शंकर सतीश ने ये साफ लिखा हुआ है
तो उन्होंने चंद्रकुमार 2 किताबें निकाली, एक साहित्य अकादमी से निकली है। उन्होंने उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिसकी तुलना होगी हिंदी में चंद्रकुमार बटवाल से होगी, चंद्रकुमार की तुलना किसी से नहीं होगी। इतना आगे चंद्रकुमार बटवाल लिख चुका है। जो आदमी केवल 28 वर्ष में इतना लिख चुका है, तो उन्होंने लिखा अपनी डायरी में कि काश कामायनी की विषय वस्तु में जहाज लगी होती। और 17 वर्ष की उम्र में वो आदमी रघुवंश पढ़ चुका है और कालिदास को पढ़ चुका है। तो ये सब उस आदमी को पढ़ने के अलावा जो ज्ञान अर्जन किया, जो नैतिक एक प्रतिभा थी, जन्मजात प्रतिभा। तो 1945 में जो आपसे बताया था मैं कि एक किताब छपी थी हेमंत का एक है श्री चंद्रकुमार बटवाल। उसको पढ़ने के बाद हिंदी के साहित्यकारों ने तब ये चर्चा चली कि चंद्रकुमार बटवाल एक प्रकृति का अपूर्व चमत्कार है, एक मातृभाषा का महान कवि है। क्योंकि जो आदमी इस कम उम्र में इतना सब लिख रहा है, इतनी कम उम्र में सब लिख रहा है, और हिंदी में लिख रहा है, हिंदी के साहित्य के लिए लिख रहा है। और हिमालय के जो आदमी माने गए, उनके सहपाठी जो बहुत बड़े समीक्षक हुए हैं, शंभू प्रसाद भगोना जो लखनऊ IIT कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे, करीब 20 साल तक रहे, वो बहुत स्वाभिमानी आदमी थे। वो ज्योतिष के भी विद्वान थे, संस्कृत के भी विद्वान थे। एक दफे मैं उनके पास बैठा कर तरफ आया, तो मैं बैठा हुआ था, एक व्यक्ति वहाँ पर आ गया, उसने उनके पैर छुए, उसके बाद उन्होंने उसको सब पूछी और उसको उन्होंने जैसे अध्यापक अपने गुरु शिष्य से बात करते ऐसे बात करते भगवान जी। तो बोल और क्या क्या तूने वहाँ, और क्या क्या तूने वहाँ। तो वो आदमी सुन रहा था। तो तब उसने बात में कहा, गुरु जी मैंने ऋग्वेद की पांडुलिपि जर्मनी में ढूंढ लिया है, वो मैंने देख लिया है, उसमें ये लिखा हुआ है ऋग्वेद की वो पांडुलिपि जर्मनी में है। बस तूने ये भी देखा, वो भी देखा। बोला हाँ वो भी देखा। तो जो कुछ भगवान ने कहा था वो व्यक्ति जर्मनी से ऋग्वेद की पांडुलिपि देख के आ गया था। तो ऐसे उनके विद्यार्थी होते थे। तो चंद्रकुमार को जिन्होंने उनको संकलन किया, पहली किताब हेमंत का एक कवि छापा, फिर 1946 में नंदिनी छापी गई, नंदिनी के बाद गीत माधवी छापी गई, जीतू छापा गया, प्रणयनी छापा गया, पयस्विनी छापा गया। इस प्रकार से चंद्रकुमार के 2 यात्रा वृत्तांत भी हैं, 24 लघु नाटक हैं, 24 कहानियां हैं और 3 लघु नाटक भी उनके। ये सब उनके एक विषय थे जिन्होंने सब उनमें उन्होंने लिखा है। और वो सब आज के लोग जब पढ़ेंगे तो लगेगा ये सब ये आदमी ने ये दैवी शक्ति संपन्न व्यक्ति है जो इस उम्र में ये सब लिख रहा है। तो ये सब बातें थी। उन्होंने 39 में बद्रीनाथ यात्रा पर गए और बद्रीनाथ में कविता लिखी। और वो कविता लिखी तो मैंने उठा उस कविता को एक पट्टी बना करके बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के रावल जी को और शंकराचार्य को दे दी। मैं कहीं बद्रीनाथ की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है, एक बद्रीनाथ का चित्रण है। तो रावल जी ने कहा बटवाल जी इसको ऐसा कीजिए, इसको फ्लैक्स पेपर बना देते हैं। हमने बनाया फ्लैक्स पेपर। तो उन्होंने तब से बद्रीनाथ मंदिर के प्रारंभ में चंद्रकुमार की लिखी हुई बद्रीनाथ की स्तुति उन्हें हर पट खुलने के दिन बाहर तक जाती है और पट बंद होने पर वो पुट्टा पे अंदर कार्यालय में जमा हो जाती है। इस प्रकार से बद्रीनाथ को उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने केदारनाथ यात्रा का वर्णन कर रखा है, मंदाकिनी का बहुत वर्णन कर रखा है। और उन्होंने ऐसी छोटी छोटी बातों का वर्णन कर रखा है कि एक बार अगस्त में वो जा रहे थे कहीं, तो आम के पेड़ के नीचे नेपाली सोए उठे। उन्होंने अपने सिर मुँह से टोपी से ढका रखा था और टोपी से मुँह ढका रखा है, लेकिन ओठ उसके हंसने का आभास दे रहे थे। तो उन्होंने देखा ये आदमी है तो लेटा हुआ, लेकिन ये हंस क्यों रहा है। तो उन्होंने वो पर खड़े रहे। बहुत देर बाद जब उन्होंने उसकी टोपी हटाई, बल एक क्या कर दिया आपने, बल तो जो हंस भी रहा है सो भी रहा है। अरे साहब मैं तो घर नेपाल गया था और मैं स्वप्न देख रहा था अपनी पत्नी से मिलने का, और तुमने मेरा स्वप्न भंग कर दिया। उठे जा नेपाल जाओ। बस तो मजदूरी कैसे करनी है, मजदूरी करने तो यहाँ आया हूँ। तो ऐसा उन्होंने वृत्तांत में दिया है वो कि नेपाली मजदूर के संबंध दिया है। ऐसे उन्होंने कई लोग थे। एक उनके साथ एक लड़का था, जब वो अगस्त में मिले तो गांव से आया नौकरी मांगने के लिए। उन्होंने कहा भाई नौकरी मैंने क्या देनी है, तू पढ़ा कितना पर 5 तक पढ़ाओ और तो मेरी चाय बना दे और दिन में स्कूल आया कर। उसको उन्होंने 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ाया और वो उसके बाद जो है वो उनकी चाय पानी बना देता था, घर में सहायक भी हो जाता था। उसके बाद उसने ने हायर स्कूल पास किया और चंद्रकुमार जी ने उसको पटवारी के इंटरव्यू में भेजा, पटवारी में वो लग गए। बाद में वही व्यक्ति तहसीलदार के पद से रिटायर हुआ। तो एक महान व्यक्ति की संगत में लोहा भी पारस बन जाता है। ये वो गुण था वो।
जो उन्होंने ऐसा भी करके दिखा दिया और इसी जीवन में करके दिखा दिया। एक बार वो जो है अगस्त में एक लड़का उनके पास गया, यही नागनाथ प्रॉपर के थे, सुषपाल सिंह। वो गए कि साहब मुझे पंजाब में साइंस का एडमिशन नहीं मिल रहा है, मुझे आप साइंस का एडमिशन दिला दीजिए। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो मैं हमारे साइंस है नहीं, तुम पौड़ी जाओ, मैं प्रिंसिपल को लिख देता हूँ। वो एडमिशन दे देंगे साइंस में। उन्होंने वहाँ से आए और रुद्रप्रयाग में स्वामी सदानंद थे, बहुत सिद्ध योगी थे, जन्मांध थे, और आज के रुद्रप्रयाग के निर्माण में उन्हीं का हाथ है। वो जन्मांध व्यक्ति होते हुए उन्होंने वहाँ इंटर कॉलेज की स्थापना करी, संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी, पुष्प अस्पताल की स्थापना करी और आदमी अस्पताल की स्थापना करी। उस जन्मांध व्यक्ति ने चंदा इकट्ठा करके सब काम करवाया। तो वो उसके पास ठहरे हुए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, वो पौड़ी भेजा, वहाँ उसका एडमिशन हो गया। बाद में अच्छा फॉरेस्ट ऑफिसर निकला। तो ये सब चीज़ें वो छोटी बातों में ध्यान देते थे, उसको एडमिशन दिलाने रुद्रप्रयाग खुद आ गए साथ में। तो ये सब चंद्रमोहन जो कभी तो अपने जगह में थे ही, लेकिन वो मानवीय पहलू भी बहुत ऊंचा था उनका। और वो ये सब भी थे कि आज़ादी के मूवमेंट में जब उन दिनों आपने पढ़ा जिन कार्य किताब है मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, उसमें जो है रुद्रप्रयाग के आसपास ये मैनीटर बाग लगा हुआ था। चंद्रप्रभा अपने गाँव से निकलते थे और चीड़ों के जंगल में जाते थे, वहाँ कविता लिखते थे, छाया में बैठते थे, कविता लिखते थे और शाम को घर आ जाते थे। घर के लोग सब डांटते थे, भाई वहाँ बाग लगा हुआ है, हम कोई जंगल में जा नहीं रहे और तुम जंगल में जा रहे हो और तुम वहाँ क्या क्या करते रहते हो, और फिर दिन में तुम आ रहे हो, बाघ नहीं मारा छपटा। तो वो बड़े आत्मविश्वास से बोलते थे कि देखो बाघ मुझको नहीं मारेगा, वो मुझको देखते ही भाग जाएगा। अब ऐसा भी हुआ, उस मैंने बाघ मैनीटर लगा हुआ था, लेकिन चंद्रमोहन अपने आत्मविश्वास से वो चले आए थे। तो वो अपने कविता को अपना धर्म मानते थे। उनके शादी के प्रस्ताव आए और शादी के प्रस्ताव आए तो उनके पिता ने कहा भाई ये फलाना फलाना जगह से जन्मपत्री आई हुई है, शादी की तेरी बात है। उन्होंने जन्मपत्री देखा और वो ज्योतिषी बहुत बड़े थे, चंद्रमोहन ज्योतिषी बहुत बड़े थे। उन्होंने जन्मपत्री देखने के बाद बोल दिया कि देखो पिताजी, मैं तुमको बार बार बोल चुका हूँ, मेरा जन्म शादी करने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म केवल कविता रचने के लिए हुआ है। मैं कविता रचूंगा, आप फिर चले जाऊँगा, ये वो कह देते थे। तो उनके पिता ने क्या हुआ, उन्होंने कहा है एक लड़की की जन्मपत्री मैंने देख ली है, इसका दाम्पत्य योग है ही नहीं, तुम कैसे तुम आ गई। क्या हुआ बाद में, क्या हुआ कि उस लड़की की शादी उन्होंने जन्मपत्री वापस कर दी, बहाना लगा करके। वो जहाँ गई, जिस व्यक्ति से शादी हुई, सच में वो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह पाया। तो ये सब चीज़ें, वो ज्योतिषी बहुत अच्छे ज्योतिषी थे वो, और उनको जिन्होंने ज्योतिष सिखाई श्यामादत्त वशिष्ठ ने, वो बाद में ज्योतिष संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास जाया करते थे। ऐसा चंद्रमोहन का जीवन बहुत दुखी जीवन था। वो जो है कवि भी थे, स्वतंत्रता प्रेमी भी थे, उपनिवेशवाद के विरोध भी थे, साम्राज्यवाद के विरोध भी थे, शोषण के विरोध में भी थे। तो वो एक व्यक्ति की प्रतिभाओं के साथ चल रहा था और कविता के माध्यम था, कविता एक माध्यम था, उस माध्यम के द्वारा ही वो कविता रचते गए। और हमारा एक ही गौरव है कि इस नागनाथ में 12 साल रुके गुजरे हैं। नागनाथ ये सब पुष्कर पर्वत श्रृंखला में आता है, इसका स्कंद पुराण बड़ा वर्णन है। तो इस पर्वत श्रृंखला का पूरा उड़ा मानस है, यहाँ तक कि पुष्कर पर्वत श्रेणी में आता है और यहाँ पर चंद्रमोहन ने 12 साल बिताए। तो उस संबंध में मैं यही कह सकता हूँ, माननीय प्रधानाचार्य जी ने और विधायक जी ने जिस आयोजन का किया, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लक्ष्मी प्रसाद भट्ट जी अपना हमको अमूल्य समय दिया। तो ये सब चीज़ें हम आज अब कुछ ही लोग कहेंगे, पीछे के जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, हम समझते हैं 10 वर्ष में तो विद्यार्थी चंद्रमोहन बन सकते हैं, बड़ी भारी बात नहीं है। जैसे चंद्रमोहन बतवाल बन गया, ऐसे कई बतवाल बन सकते, चंद्रमोहन बतवाल बन सकते हैं। तो ये सब हमारा विषय है, हम लोग आज आपको बताएंगे, समाज आपको सुनाएगा, तो कई बच्चों को प्रेरणा विषय बनेगा। एक तो मेरे विषय आज ये था चंद्रमोहन बतवाल पर, बहुत कुछ बोला जा चुका है, पर मेरा रोज एक ही निवेदन है, जैसे संपूर्ण साहित्य छप के आ जाएगा, राजचार्य जी अपनी लाइब्रेरी में लगवा दीजिए। पहले तो ऐसा है, एक चीज और बोल रही थी, ऐसा है पिछले वर्ष हमने चंद्रमोहन बतवाल शताब्दी वर्ष बनाया। उस शताब्दी वर्ष में प्रोग्राम हमने रुद्रप्रयाग में, अगस्तमुनि में और जखोली में, देहरादून में, मसूरी में, साहित्य अकादमी दिल्ली में किया और बद्रीनाथ में भी किया। और नागनाथ में हमारा इस विद्यालय में हमारा प्रोग्राम था पिछले नवंबर में।
लेकिन तब तक कोरोना काल हो गया। फिर इस चंद्रकोण की मूर्ति खंडित होने से मैं बहुत आहत हो चुका था। आहत होने के कारण मेरा मस्तिष्क ये कहता है मैं कुछ प्रोग्राम करूँ, कैसे करूँ? तो मूर्ति कभी तो खंडित हो गई है, लेकिन हम मूर्ति पर क्यों जोर देते कि मूर्ति जब रहेगी तो वहाँ पर आत्मा जीवित रहेगी। ये मूर्तिमान आत्मा की जागृति, तो हम यही देखते हैं कि यमुना घाटी के किनारे, यमुना के किनारे नौगांव में ब्लॉक मुख्यालय पर चंद्रकोण की मूर्ति स्थापित करी। वहाँ की महारानी राजलक्ष्मी साहब MP और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी वहाँ आए थे। तो हरीश रावत जी ऐसे मंच पर बैठे हुए थे, तो कहने के बटवाल जी यहाँ पर मूर्ति लगाने की प्रयोजन तुम्हारा, बस यहीं पर क्यों छाड़ा आपने? तो वहाँ पर लोग लगता देखिए मुझसे ये पूछता था, तो बल आप रहने वाले चमोली के मूर्ति आप यहाँ लगा रहे हैं। मैंने इसका जवाब मैं आपको मंच से दूंगा। तो जब मेरा बोलने का नंबर आया तो मैं बोला, तो मैंने कहा एक प्रश्न का पहले मैं समाधान कर देता हूँ, यहाँ पर कभी चंद्रकोण बटवाल की मूर्ति यहीं पर क्यों लगाई गई है? मैंने कहा मैं सन 77 में जब बस गाड़ी से उतरा था, मेरे पास यूनिवर्सिटी की गाड़ी थी, मैं यहाँ पर उतरा था, यहाँ पर खड़ा हो गया था। मैं आधा घंटे यहाँ पर खड़े रह गया, मेरे को घुस नहीं कि आगे क्या हो रहा, मैं वहीं पर खड़े रह गया। फिर मैं तुम्हारा प्रश्न बार बार घूमता रहा, इस जगह पर मैं उतरा गाड़ी से, यहाँ पर खड़ा क्यों हो गया आधा घंटे तक? वो प्रश्न मेरे साथ मेरे जेल में 40 साल निकला। मैंने कहा आज अब आपकी मूर्ति क्यों लगाई गई? इसका प्रश्न यह है कि चंद्रकोण बटवाल ने यमुना का वर्णन किया है, यम का वर्णन किया है, सूर्य का वर्णन किया है, और यमुना के किनारे कृष्ण का बांसुरी बजाने का वर्णन उन्होंने किया है। और मैंने ये जगह ढूंढी है कि आखिरकार वो जगह कौन सी है जहाँ यमुना भी हो, कृष्ण भी हो और सूर्य भी हो। तो मैंने सामने का जो गांव पहाड़ है घंगोली गांव, इस गांव में सूर्य का प्राचीन मंदिर है, उसकी नज़र यहाँ पर रही है। यहाँ पर जैसे यमुना जी बह रही है, इसके 2 मील आगे कृष्णा गांव है, और यही एक यमुना घाटी ऐसी है जहाँ राम और कृष्ण के नाम पर गांव है। तो कृष्ण गांव है, कृष्ण यमुना किनारे बांसुरी बजा रहे हैं, और ज़्यादा मैंने यहाँ पर चंद्रकोण की उस कविता की याद में ये मूर्ति लगवाई है। तो मुख्यमंत्री बड़े खुश हुए, स्थानीय लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि बड़ी रहस्य की बात है, हमको पता ही नहीं कि हमारे यहाँ सूर्य का मंदिर, उसकी नज़र यहाँ पड़ रही है। मैं को गाँव में देखिए आप सूर्य का मंदिर है, और सूर्य की मंदिर नज़र ये पर पड़ रही है सीधे। सूर्य की पुत्री यमुना है, यम है, और चंद्रकोण ने यम और यमुना दोनों का वर्णन किया है, तो हमने इसलिए मूर्ति यहाँ पर लगा दी। तब से वो लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा भाई आपने हमारे इलाके की एक बात तो ढूंढी। तो ऐसे प्रसंग हैं उसमें, तो हर चीज़ का एक आधार होता है, एक व्यवस्था होती है। अब हम जब यहाँ प्रोग्राम नहीं कर पाए, एक तो कोरोना काल के कारण, एक मूर्ति न होने के कारण, तो हमने यहाँ पर लिखित सूचना भी नहीं दी। हमने कहा हम जब मौका होगा देख लेंगे। आशयों से प्राचार्य जी के उससे और विधायक जी के अथक प्रयास से काम संपन्न हो गया है। और मैं चाहता हूँ कैलेंडर जो है आज प्राचार्य जी अपने सामने लोकार्पण कर दें, और यहाँ कुछ लोगों को कैलेंडर, इसमें चंद्रकोण के बारे में मोटी जानकारी सब दे दी गई है। सती जी आप ले लो, और 2 पाल जी आप ले लो। चलो आगे से होना, प्रताप जी इधर आए।